अब जो पर्यावरण हमारा जो ISO 14000 होता है, इसकी दो श्रृंखलाएं होती हैं। पहला होता है विशिष्ट करण मानक और दूसरा होता है मार्गदर्शक मानक, स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस स्टैंडर्ड। ये दो उसके श्रृंखलाएं होती हैं। दो श्रृंखलाओं में ये जो प्रलेख हैं वो ये होते हैं। जो विशिष्टीकरण मानक होता है वे उन आवश्यकताओं को बताता है जिनके लिए उस सहूलियत को लेखा परीक्षण करना है। यानी विशिष्टीकरण मानक क्या करता है, उन आवश्यकताओं को बताता है जिनके लिए उस सहूलियत को लेखा परीक्षण करना है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक है। मार्गदर्शन मानक पर्यावरण प्रबंधन तंत्र का क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशों को और अन्य तंत्रों के साथ उसके संबंधों को बताता है। क्या करता है, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र का क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशों को और अन्य तंत्रों के साथ उसके संबंधों को बताता है। अब इस ISO 1400 के साथ कई सारे अनेक प्रलेख मौजूद है, जिसमें प्रबंध तंत्र सर्टिफिकेशन के लिए एक आवेदन का केवल, अगर हम आवेदन की बात करें तो ISO 14001, इसका मतलब कि मानक के लिए आवेदन किया गया है। यानी अगर कहीं ISO 01140 लिखा जाएगा, ISO 14001, तो लिखा जाएगा कि सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन किया गया है जिसका लेखा परीक्षण किया जाना है। ऐसे ही ISO 14001 और 14004 ये क्या है, ये पर्यावरण प्रबंधन तंत्र हैं। लेकिन ISO 14020, 14021, 14022, 14023, 14024, 14026 ये सीरीज अगर चल रही है तो इसका मतलब पर्यावरण लेबलिंग की बात है। लेबलिंग की बात है। फिर पर्यावरण अगर लेखा परीक्षण है, यानी उस पर लिखा रहेगा ISO 14010, 14011, 14012, 14013, 14014, 14015। ये क्या है, ये पर्यावरण लेखा परीक्षण के लिए दिया गया है। अब अगर कहीं पे पर्यावरण, ये सारे कोडिंग हैं
पर्यावरण निष्पादन मूल्यांकन की बात होगा तो उसके लिए ISO 14031 लिखा रहेगा। इसमें एक बात हमें ये जान लेना है कि 14001 14004 ये संस्था के लिए या कोई प्रक्रिया हो रहा है उसके लिए ये मानक बनाए गए हैं। लेकिन ये जो ISO 1420140112114022 ये जो दिया गया है, ये सीरीज दिया गया है, ये उत्पादों के लिए है। उत्पाद अभिमुख मानक हैं ये। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये संस्था ISO 14010 14011 14012 14013 इस प्रकार की जो सीरीज है ये संस्था के लिए है। और ये जो दिया गया है ये भी संस्था के लिए ही है। फिर जीवन चक्र मूल्यांकन यानी किसी उत्पाद के लिए ISO 14040 ISO 14041 14042 ये जो सीरीज है ये किसके लिए है? उत्पाद के लिए। 43 तक रहेगा I14043। तो इस तरीके से हम ये समझे। अब हम चूंकि हम ये बता देना चाहते हैं कि जो ये दिए हुए हैं ये सभी ये संकेत हैं, ये किसी भी कार्य के संकेत हैं। अगर ISO 1400 चल रहा है तो ये एक संकेत है, ये भी एक संकेत है, ये सभी अलग अलग कार्यों के संकेत दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रबंधन तंत्र की, जिसे हम लोग EMMS कहते हैं, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये किसी भी संस्था के पर्यावरण पहलुओं पर विचार करने का एक योजनाबद्ध उपागम है ये, यानी व्यवस्था है। इसकी सहायता से किसी भी आकार या किस्म की कोई संस्था प्राकृतिक पर्यावरण पर उसके क्रियाकलापों, उत्पादों और सेवाओं के संप्रभाव का नियंत्रण कर सकती है। ISO 14001 मानक जो है ये पर्यावरण प्रबंधन तंत्र प्रयोग के लिए मार्गदर्शन सहित विनिर्देश यानी ISO 1400 श्रृंखला का एक मानक है जो किसी पर्यावरण प्रबंधन तंत्र की आवश्यकताओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। एक ऐसा ढांचा उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर कोई संस्था अपने पर्यावरण प्रबंधन के उन कार्यक्रमों को निष्पादित करती है जिनमें संसाधनों का आवंटन, कार्यभार सौंपना, कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना शामिल है। EWS यानी जिसे हम लोग पर्यावरण प्रबंधन तंत्र कहते हैं, इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं जैसे पर्यावरण पॉलिसी, योजना बनाना, क्रियान्वयन और संचालन करना, नियंत्रण एवं शोधन क्रिया करना, प्रबंधन पूर्णावलोकन करना
और सतत संशोधन करना। ISO 1400 या 14050 है यहाँ पे। इसका संबंध पर्यावरण प्रबंधन शब्दों और परिभाषाओं से है, जिन्हें विभिन्न ISO 14000 ISO पर्यावरण मानकों में प्रयुक्त किया गया है, ताकि स्पष्टता न हो और तकनीकी शब्दों को समान रूप से पूरे विश्व में समझा जा सके। इसके लिए ISO 14050 को लाया गया। अब बात करते हैं पर्यावरण लेबलिंग की। पर्यावरणीय लेबलिंग की जब बात की जाती है तो जहाँ तक हम समझते हैं कि कोई भी निर्माता अपने उत्पादों के पर्यावरण परक गुणों को पर्यावरण लेबलिंग द्वारा प्रदर्शित करता है। ये लेबलिंग अन्य नामों जैसे ग्रीन लेबलिंग, इको लेबलिंग के जरिए भी उल्लिखित किया जाता है। पर्यावरण परक या ग्रीन लेबलिंग कार्यक्रमों को अनेक देशों में शुरू किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को पहचानने में मदद मिल सके। ये लेबल विभिन्न फॉर्मेटों में होते हैं और विभिन्न प्रकार की उत्पाद विशिष्ट सूचना प्रदर्शित करते हैं। जैसे जर्मनी की बात की जाए, जिसे पहले पश्चिमी जर्मनी कहते थे, वो पहला ऐसा देश था जिसने सन 1978 में ब्लू एंजल लेबलिंग प्रोग्राम शुरू किया। पश्चिम जर्मनी, जो कि पहला देश था, उसने इस प्रोग्राम के अंतर्गत अपने उत्पादों पर पर्यावरणीय लेबलिंग शुरू की। बाद में अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने ग्रीन लेबलिंग कार्यक्रम आरंभ किए और इसके लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को दर्शाया, जैसे कि कनाडा में पर्यावरण चयन है, पश्चिमी जर्मनी में ब्लू एंजल, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिक प्रमाणीकरण तंत्र, नॉर्डिक देश में व्हाइट स्वान, जापान में इको मार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन सील, हॉलैंड में और भारत में इको मार्क बनाया गया है। यानी पर्यावरण के लिए इको मार्क का आप कहीं देखेंगे, सिंबल देखेंगे, कहीं चिन्ह देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये पर्यावरण हितैषी है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मार्च 2002 से GEN, जिसे ग्लोबल नेटवर्क जाल कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क जाल कहते हैं, GEN। इसको अपनाया और इसका सदस्य बना। बहुत सारे देशों में मानकीकरण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं।
जिसे GEN कहा जाता है, ग्लोबल नेटवर्क जाल, और भारत भी 2000 में इसका सदस्य बना। जो ग्रीन लेबलिंग होती है, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की तरफ आकर्षित करना, उत्पादकों को इस प्रकार के उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इको लेबलिंग मापदंडों का औद्योगिकृत देशों द्वारा विकासशील देश हैं उनके प्रति व्यापार अवरोध के रूप में प्रयोग करने के खतरों के प्रति वाद विवाद भी चल रहा है। अब समझते हैं कि जहां एक तरफ ग्रीन लेबल उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल गुणों के बारे में विश्वसनीय सूचना देते हैं, साथ ही वे यह भी संकेत देते हैं कि लेबलिंग उत्पाद उस श्रेणी के अन्य उत्पादों के मुकाबले पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम रूप से हानिकारक है, क्योंकि अधिकांश उत्पाद अपने जीवन चक्र की किसी न किसी प्रावस्था के दौरान पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। कुछ एक उत्पाद को पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी पाया गया है। इस प्रकार अपेक्षाकृत जो मूल्यांकन है उनको करते समय ऐसे आकलनों की आवश्यकता होती है जो उत्पाद के सकल पर्यावरण परक संप्रभाव का ध्यान रखें। ग्रीन लेबल के कुछ उदाहरण भी होते हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता, फ्लोरोकार्बन मुक्त, ओजोन अनुकूलन, ज्वलनशील। यानी जो ग्रीन लेबल होते हैं उनके जो कुछ मानक होते हैं, यानी उनके कुछ ऐसे होते हैं कि वो कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो किनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जैसे कभी भी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कभी उत्सर्जित नहीं करेंगे, कभी भी ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, यानी ओजोन अनुकूल रहेंगे, ज्वलनशीलता उनके अंदर नहीं रहेगी, टॉक्सिस जो है वो उसका उत्सर्जन नहीं होगा, और जैव निम्नीकरणी बनी रहेगी। अब बात करते हैं भारत में इको मार्क योजना की। भारत ने अपनी जो है वो अग्र क्रियात्मक यानी प्रोएक्टिव पर्यावरण परिरक्षण योजना के एक भाग में 1991 में इको लेबलिंग योजना आरंभ की। इस योजना में उन उपभोक्ताओं और वस्तुओं को इको मार्क लेबल दिया जाता है जो भारतीय मानकों के विशिष्ट पर्यावरण मापदंडों और गुणवत्ता आवश्यकताओं पर खरे उतरते हैं। ये अवार्ड एक विशिष्ट अवधि के लिए दिया जाता है, यानी 1 वर्ष के लिए, और इसका लाइसेंस किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को कोई गलत सूचना प्राप्त होती है, या फिर टेक्नोलॉजी के विकसित हो जाने के कारण अथवा अन्य किसी वैध कारणों से मापदंड में परिवर्तन होता है। इस योजना का यानी इको लेबलिंग योजना का उद्देश्य पारी अनुकूल उत्पादों के विकास और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है। इस तरह उपभोक्ता और निर्माता दोनों ही पर्यावरण परिरक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस योजना के अनुसार पारी अनुकूल उत्पाद की परिभाषा इस प्रकार होती है: एक ऐसा उत्पाद जिसके बनाने में, प्रयोग अथवा उसके निपटान के दौरान पर्यावरण को होने वाला नुकसान अन्यथा स्थिति की तुलना में पर्याप्त मात्रा में कम होगा। इको मार्क लोगों की बात की जाए
तो भारतवर्ष की इको मार्क योजना के लिए मिट्टी के मटके को एक लोगों के रूप में चुना गया है। जाना पहचाना मिट्टी का मटका मिट्टी जैसे नवीकरणीय संसाधन से बनाया जाता है, उससे हानिकारक अपशिष्ट नहीं बनते और उसके बनाने में बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। इसका ठोस एवं मनोहारी स्वरूप शक्ति एवं सुकुमारता का द्योतक है और यह परितंत्र अभिलक्षक है। एक प्रतीक के रूप में यह अपना पर्यावरण परक संदेश निष्पादित करता है। इसकी छवि लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखती है, पर्यावरण के प्रति और अधिक जागृति की आवश्यकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इको मार्क योजना का लोगों को इस बात को सूचित करता है कि वह उत्पाद जिस पर यह लोगो लगा हुआ है वह पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाता है। अब इको मार्क के लिए मापदंड बनाए गए हैं। ये मापदंड पालन से लेकर कब्र तक, यानी एक कहावत है पालने से लेकर कब्र तक, तो ये जो मापदंड हैं वो पालने से लेकर कब्र तक के उपागम पर आधारित हैं। या मतलब कच्चे माल को निकालने से लेकर उसके निर्माण और निपटान तक। मूलभूत जो मापदंड हैं स्थूल पर्यावरण स्तरों और पहलुओं का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन उत्पाद स्तर पर वे विशिष्ट होते हैं। किसी उत्पाद का परीक्षण निम्नलिखित प्रमुख पर्यावरण संप्रभावों के लिए इस प्रकार हो सकता है, जैसे क्या उत्पादन, इस्तेमाल और निपटान के मामले में अन्य तुल्य उत्पादों के मुकाबले में उससे बहुत कम प्रदूषण होता है, क्या उनका पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण हो सकता है, क्या वो पुनः चक्रित उत्पादों या अथवा जैव निम्नीकरणीय उत्पादों से बने होते हैं, क्या वो गैर नवीकरणीय संसाधनों को, जिनमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं, सुरक्षित रखने में तुल्य उत्पादों के मुकाबले में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्या वो उत्पाद उन हानिकारक प्राथमिक मापदंडों को कम करने में योगदान देता है जिनका उस उत्पाद के इस्तेमाल से संबंध अधिकतम पर्यावरण संप्रभाव हों और जिन्हें उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जाए। अब जो उत्पाद है उनकी सामान्य आवश्यकताएं हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन की समस्याओं का, उपभोक्ताओं में पर्यावरण जागृति उत्पन्न करना, इसके अतिरिक्त उत्पाद के सुरक्षा पहलू, उत्पादों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता के साथ उत्पादन की विशिष्ट आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कच्चे माल के स्रोत के रूप में, पर्यावरण पर संभावी संप्रभाव, उत्पाद के निर्माण में ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट और पुनःचक्रित पदार्थों का उपयोग, पुनः चक्रण और पैकेजिंग की उपयुक्तता, जैव निम्नीकरणीयता। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं।